नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, आपको एक राज बताना चाहता हूँ। ईडी छापे क्यों मारती है? ईडी ने जितने छापे मारे, अभी हाल में एक बहुत बड़ा एक्सपोज़े आया है। ईडी ने 30 कंपनियों पे छापे मारे और आप ताज्जुब करेंगे वो सारी की सारी कंपनियाँ अगले कुछ महीने और 1 साल के अंदर उन्होंने 335 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे दिया। कितना सिंपल है कि ईडी छापा मारेगी और अचानक उनका ब्रह्म ज्ञान उभरेगा उन कंपनियों का और वो बीजेपी को चंदा दे देंगी। तो ऐसी 30 कंपनियां जो साउथ इंडिया की मूल रूप से हैं, उनको पाया गया कि उन्होंने 335 करोड़ रुपया और उसमें से 23 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पहले कभी भी बीजेपी को चंदा नहीं दिया था। 2014 के पहले कभी नहीं दिया था, 2014 के बाद जैसे ही छापा पड़ा तो उन्होंने ये चंदा दिया है। अब आप नेक्सस समझ सकते हैं कि सेंट्रल एजेंसी जब छापा मारती है तो पैसे की उगाही होती है। कितना बढ़िया नेक्सस है। और बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है साहब करप्शन के खिलाफ तो वो एक गुड गवर्नेंस का पहले शर्त है करप्शन। अब जरा सोचिए आप कि जो कंपनियां ईडी की जद में है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्योंकि ईडी उसी पे कार्रवाई करती है, जो करप्शन से इस तरह के क्राइम से पैसे आते हैं, वो कंपनियां वो कर रही हैं और उन कंपनियों से आप चंदा लेते हैं, तो क्या वो चंदा लेने के पहले दूषित थी? और आपने जैसे ही बीजेपी को चंदा दिया, तो आप दूध के धुले हो जाते हैं, जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं पे हो रहा है। हम आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। कांग्रेस ने सीतारमण वित्त मंत्री को लिखा है कि भाई ये क्या हो रहा है? ईडी का इस्तेमाल इस तरह कैसे हो रहा है? और ये भी पूछा गया है कि भाई जो अगर करप्ट है, ईडी जिसके ऊपर छापा मार रही है, इनकम टैक्स छापा मार रहा है, सीबीआई छापा मार रहा है, जो 3 तोते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और मोदी जी के गवर्नेंस के, ये तीनों जब छापा मार रहे हैं तो कंपनियां कैसे पैसा दे रही हैं चंदा के रूप में बीजेपी को, और तब वो कैसे भ्रष्ट नहीं होती है? क्या भ्रष्ट से आप चंदा लेते हैं? तो कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये पूरी बात बताई है। आप जरा पहले वो देख लीजिए कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हम आगे विस्तार से आपको चीजें बताते हैं। 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं, और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया। और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से। और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है। और हम समझते हैं, ये मानना है, बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ
जो कार्रवाई शुरू की गई है वो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले, वो कांग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिए हैं। कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए, अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, पर धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा लेना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। ये ब्लैकमेल की राजनीति का एक मिसाल है। तो हमारे ओर से हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही जो कारनामे होते हैं इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। कभी किसी राजनीतिक दल का खाता बंद नहीं हुआ है, किसी पर इनकम टैक्स का नोटिस इतनी भारी मात्रा में नहीं आया है, और इस तरह किसी निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है ताकि उनसे आप चंदा हासिल करें। तो हमने इसकी जांच की मांग की है। आपने देखा जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। अब ये जयराम रमेश का ही दर्द नहीं है, ये पूरे देश का दर्द है। ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ये छापे मारती है। पीएमएलए जो एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लाया गया है, उसमें यह है कि क्राइम से जो पैसा आ रहा है उसको अगर धन शोधन किया जाता है उसका, विदेश में ले जाके या अन्य तरीके से, और उसको फिर से जो क्राइम का ओरिजिनेटर था उसको वापस मिल जाता है, तो इसको कहते हैं पीएमएलए का क्राइम। ईडी को उसमें आना चाहिए। अब इन कंपनियों पे छापा पड़ा, कुछ पे सीबीआई के छापे पड़े, कुछ पे इनकम टैक्स के छापे पड़े। आप जानते हैं कितने विधायकों को खरीद फरोख्त जो होती है उसके पहले विधायकों पे एक आध इनकम टैक्स की नोटिस चली जाती है। विधायक हैं तो ठीक ठाक मजबूत लोग होंगे तो इनकम टैक्स की नोटिस चली जाती है। तो आने वाले दिनों में मोदी जी के गुड गवर्नेंस का एक नया मॉडल हम आपको बताने जा रहे हैं। ये नया मॉडल ये है कि अब होड़ ये लगेगी कि कौन ईडी, कौन सीआईटी, कौन से सीबीआई, इन तीनों के अफसरों में होड़ लगेगी कि हमने छापे मारे तो ज्यादा पैसे बीजेपी को मिले या सीबीआई ने मारे तो मिले। ईडी, सीबीआई और आईटी इस बात की होड़ करेंगी कि हमारे छापे से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या दूसरे के छापे से। और जाहिर है इसमें ईडी सबसे आगे निकलेगा क्योंकि ईडी के पास बहुत बड़ा विस्तार है। पीएमएलए एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 अगर आप देखें, सेक्शन 2 देखें और सेक्शन 44(1)(a) देखें, तो आपको लगेगा कि इतने पावर सीडी के पास है कि प्रेडिकेट क्राइम कहते हैं कि असली क्राइम जिससे पैसा आया हो, जो शेड्यूल्ड क्राइम जो पीएमएलए एक्ट में ए बी सी 3 शेड्यूल है, तो उसमें लगभग हर तरह का क्राइम है। उससे जो पैसा आएगा वो पैसा अगर उसको धन शोधन किया गया है और फिर से क्राइम करने वाले के पास वापस आ गया है तो इसमें पीएमएलए लगता है। अब कोई भी क्राइम वो करता है ये कह के सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी चली जाती है। अब तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में कहा कि साहब माइनिंग से पैसे आए और माइनिंग के पैसे आए हैं साहब, और ये इसको धन शोधन कर रहा था। जबकि ऐसे तमाम केसेस हुए हैं कि जो प्रेडिकेट क्राइम है, जो मूल क्राइम था, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया, लेकिन ईडी का छापा पड़ता रहा। ईडी का ये कहना है कि साहब उसने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। जबकि बहुत स्पष्ट चिदंबरम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अनएम्बिगुअस फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक प्रेडिकेट क्राइम
नहीं होगा, ईडी नहीं जाएगी। मतलब जब तक असली क्राइम नहीं होगा तो सिर्फ धन शोधन कोई अपराध नहीं है, उसके पीछे क्राइम होना चाहिए। अब यहां पे गौर कीजिएगा, अगर धन शोधन है तो इनकम टैक्स का केस होगा, लेकिन अगर ईडी कर रहा है कोई केस तो उसके पीछे मूल क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए जिससे वो धन आया हो। अब यहां पे क्या पेच है, ईडी कह रहा है कि नहीं साहब, हम बिना प्रेडिकेट केस के भी कर सकते हैं, क्राइम नहीं भी होगा तो कर सकते हैं। और ये कह के वो राज्यों में घुस गया है। तमिलनाडु में कलेक्टर्स को बुला रहा है कि आप गवाही में आइए, कलेक्टर्स मना कर रहे हैं, क्योंकि मूल क्राइम जो प्रेडिकेट क्राइम है जो शेड्यूल के, वो सारे राज्य सरकार के जिम्मे है, वो राज्य सरकार के, वो आईपीसी में राज्य सरकार के पास है। लेकिन ईडी जिससे वसूली करना है, किसी नेता को अपनी पार्टी में, बीजेपी में लाना है, तो ईडी शुरू हो जाएगा, अपने धंधे पे लग जाएगा, सीबीआई लग जाएगा। तो लेकिन सीबीआई और इनकम टैक्स के हाथ थोड़ा बंधे हुए हैं कानूनन, क्योंकि सीबीआई उन्हीं में जा सकता है जहां करप्शन हुआ हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हो, रिलेटेड हो। स्टेट का है तो नहीं लगेगा, स्टेट के अफसर पे नहीं लग सकता, स्टेट के अफसर पे उनका अपना एंटी करप्शन करेगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, सीबीआई की शक्ति की सीमा है, आईटी के शक्ति की सीमा है, क्योंकि वो अगर मॉनेटरी ऑफेंस है तो उसमें वैसे भी क्रिमिनल एक्ट नहीं होता है। लेकिन ईडी के पास ये दोनों पावर्स है और अनलिमिटेड पावर है। क्रिमिनल अगर प्रेडिकेट क्राइम है जो शेड्यूल में है सीबीआई के एबीसी करके, तो उसमें किसी में भी ईडी चला जाता है। इसी वजह से इसमें फर्स्ट कौन आएगा, जब ये दौड़ लगेगी आईटी सीबीआई और ईडी की, तो ईडी फर्स्ट आएगा। और ईडी को कोई ताजुब नहीं कि पद्मश्री मिल जाए कि साहब इसकी तो उगाही सबसे जबरदस्त है। ईडी को अगर आप गौर से देखें, वो इलीगल तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में आई कि साहब ये स्टेट के सब्जेक्ट में, माइनिंग स्टेट का सब्जेक्ट है, जो ये नदियों के से बालू निकाला जाता है, और ये उसमें घुस के वहां छापे मार रहे हैं। जबकि नियम यह है कि जब तक कोई राज्य सरकार का केस ना इस्टेब्लिश हुआ हो, आप ईडी उसमें नहीं एक्ट कर सकता। और अगर वहां की लोकल कोर्ट ने छोड़ दिया है, उस केस से बरी कर दिया है, तब तो छापा पड़ ही नहीं सकता, ईडी वहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन ईडी अपने धंधे में लगा हुआ है, छापे मार रहा है। तो इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी तमिलनाडु सरकार। और आप ताज्जुब करेंगे कि ईडी की ये ताकत इतनी है कि कंपनियों को जो वो छापे मार रही है, तो अगले दिन बीजेपी को चंदा मिल जा रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म किए। एक कंपनी ऐसी थी तमिलनाडु की जो कि लॉटरी किंग कही जाती थी, और लॉटरी किंग महोदय से ईडी ने छापा मारा। लॉटरी का धंधा था, गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं है। और उसके 2 महीने के अंदर लॉटरी किंग ने 100 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे दिया। जरा सोचिए, ईडी की जद में है वो आदमी, लेकिन 100 करोड़ चंदा बीजेपी को मिला है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि कांग्रेस को चंदा दिया तो ईडी का छापा पड़ गया। और ये सारा राज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में, जिसमें बॉन्ड्स को खत्म किया है, बॉन्ड को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सम्मत नहीं बताया है, गैर कानूनी बताया, और 5 साल से ये धंधा चल रहा था। तो सीबीआई ने एक चीज की कि गैर कानूनी करार देते समय इलेक्शन कमीशन से कहा कि सारे जो डिटेल हैं जो बैंक से आप लीजिए कि किसने लिया बॉन्ड और किसको दिया। और ये दोनों, क्योंकि अभी तक ये होता था कि दिया ये मालूम था, किसने खरीदा ये मालूम था, किस कॉर्पोरेट हाउस ने खरीदा बॉन्ड स्टेट बैंक से, और किस पार्टी को कितना मिला ये मालूम होता था। लेकिन ये नहीं पता लगता कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने किस पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि स्टेट बैंक वो डिटेल देगा, क्योंकि वो कैश हुआ है,
रामलाल ने, वो बॉन्ड का नंबर है, रामलाल ने खरीदा, श्यामलाल को बेचा, श्यामलाल को दिया। तो श्यामलाल को जब दिया और उसने कैश कराया तो वो बॉन्ड का नंबर मिला के आप देख सकते हैं। तो अब ये राज धीरे धीरे खुलेगा जब इलेक्शन कमीशन इसको वेबसाइट पे लाएगा। तो ये पहला झटका है जो कि लगा है मोदी के गुड गवर्नेंस को, जो मोदी जी अक्सर कहते हैं कि गुड, और जब आए थे तो भी उन्होंने कहा था कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा। ये मोदी जी का टॉलरेंस है और अभी तो ये और बढ़ेगा। अभी तो जब होड़ लगेगी सीबीआई और ईडी में कि साहब किसकी पोस्टिंग कैसी होगी और मोदी जी की नजरों में अच्छा कौन होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये आप समझ रहे हैं। तो ये नया दौर शुरू हुआ है हमारे गुड गवर्नेंस का। और धन्यवाद मोदी जी। ये गुड गवर्नेंस इसलिए है कि एक संविधान ने, बाबा अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो आर्टिकल 311 दिया था और उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स को सुरक्षा मिले, इसके लिए आर्टिकल 311 रखा था। तो बहुत लोगों का एतराज था। सरदार पटेल जब ये एक्ट लेके आए, ये प्रोविजन लेके आए आर्टिकल, तो बहुत लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि सरदार इसकी जरूरत क्या है, क्यों ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, वो अपनी करनी करते हैं, वो खुद करे, खुद भोगे। तो इस पे सरदार पटेल ने सदन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि हम इसलिए ये सुरक्षा इनको दे रहे हैं, सर्विस की गारंटी और सुरक्षा दे रहे हैं, ताकि वो तन के पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने खड़ा हो और कहे कि नहीं साहब ये गलत है, ये हम नहीं करेंगे, ये हमने संविधान की वो ली है, निष्ठा की शपथ ली है और हम ये नहीं करेंगे, इसलिए इसको सेवा में सुरक्षा दी जा रही, सर्विसेज प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये कहा था उन्होंने। आज मोदी जी ने, नतीजा ये हुआ कि जब ये कहा गया, संविधान में ये प्रोविजन आया, उसके बाद से गवर्नेंस की एक अपनी गरिमा होती थी, गवर्नेंस का एक गुरूर होता था जो कलेक्टर के अंदर भी होता था, चपरासी के अंदर भी होता था और चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी होता था। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद इसकी रीढ़ खत्म कर दी। जो आपके ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो रीढ़ स्पाइन थी वो उन्होंने खत्म कर दिया। सिर्फ यही डर था कि रिटायर होंगे उसके बाद 4 ठो केस खुल जाएंगे, या अभी भी है तो अभी भी केस खुल जाएंगे, कोई ईडी और कोई इनकम टैक्स चल बैठेगा। तो धीरे धीरे गवर्नेंस की रीढ़ जो होती थी, ब्यूरोक्रेसी की जो गुरूर होता था गवर्नेंस का, मोदी जी ने उसे खत्म कर दिया। तो अब जो ईडी है, सीबीआई है, आईएएस है, कलेक्टर है जो बीजेपी सरकार में है, जो आईपीएस है, जो इन सब की रीढ़ खत्म कर दी है, रीढ़ मोदी जी ने खत्म कर दी है। तो अब वो ये होड़ में लगा हुआ है कि सरकार हमसे भी 2 छापे मरवा लीजिए सर, हम भी आपके पार्टी के लिए देखिए ना कितना करते हैं। ये दौड़ यहां तक आ गया है गुड गवर्नेंस में कि मोदी जी को खुश करने के लिए, मोदी जी का मतलब मोदी जी के सिस्टम, अमित शाह के सिस्टम को खुश करने के लिए ये ईडी और कलेक्टर और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में है, सारे लोग इस बात में लगे हुए हैं कि साहब हमें भी मौका दीजिए विपक्षी को मारने का, विपक्षी को पकड़ के लाने का, विपक्षी को आपके पार्टी में जोड़ने का, ये साहब हमें भी मौका दीजिए, हम देखिए ना कैसा करके दिखाते हैं। और तब वो कितना रूथलेस होगा, कितना वो अताताई होगा, आप इसे समझ सकते हैं। तो मोदी जी ने गुड गवर्नेंस के नाम पे जो प्रशासन की रीढ़ तोड़ी है और उसे केचुआ बना दिया है, ये उसका परिणाम है कि ईडी के छापे के बाद वो कंपनियों को ब्रह्म ज्ञान आता है कि अबे हम तो मर ही जाएंगे, एक ही तरीका है कि किसी तरह बीजेपी को खुश रखो, उसके लिए चुनाव में पैसा दो। ये कंपनियों की हालत है। पॉलिटिशियन की क्या हालत है? जो विपक्ष का पॉलिटिशियन है वो हर हालत में डर के, अगर कभी गुनाह किया है तो, और गुनाह नहीं किया है तो, दोनों हालत में उसको तो मरना ही है, लिहाजा ईडी का छापा तो पड़ना ही है।
लिहाजा सीधे बीजेपी के चरणों में आके गिर जा रहा है। और पार्टी जब उसे ले रही है तो वो गंगा में स्नान हो जाता है और उसके बाद उस पे कोई छापा नहीं पड़ता। इन कंपनियों पे भी नहीं पड़ेगा। इन कंपनियों में ऐसी तमाम है जो कि कांग्रेस को देती थी पैसा, लेकिन छापा पड़ने के बाद कांग्रेस को नहीं दिया। तो ये आंकड़े बाकायदे आपने देखा जो जयराम रमेश ने बताया है। ये बीजेपी का गवर्नेंस है, ये मोदी का गुड गवर्नेंस है, जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ खत्म कर दी है। जो गवर्नेंस का गुरूर होता था वो मोदी ने छीन लिया है, जिसका नतीजा ये है कि हर ईडी, हर अफसर आज ये कह रहा है कि सरकार विपक्षी की कमर तोड़ने का, पैसा उगाहने का सब, अब मुझे भी गुर आता है, आप एक मौका तो दीजिए। और ये कह के वो छापे मार रहा है। आप इसे समझें, आप इसे समझें कि मोदी के गवर्नेंस का पेज क्या है और ये कितना खतरनाक होता जा रहा है। अगर ये आपके समझ में आ जाए तो आप बाकी लोगों को भी बताएं और चीजों को सीधे देखना शुरू करें। इस पे न जाएं कि मोदी जी ने कितने उद्घाटन किए, विदेश में किससे गलबैया कर रहे हैं। अगर आपको हकीकत देखनी हो तो उस गरीब के बच्चे को देखिए जिसकी नौकरी खत्म हो गई है, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, जो बुरी हालत में है। अगर ये समझ जाएंगे आप तो शायद मोदी जी का गुड गवर्नेंस भी समझ जाएंगे। फिलहाल इतना ही। आपसे अन्य मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए